मुश्किलें और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा, मुझे हार की परवाह नहीं, मैं जी जान से लड़ता रहूंगा। आप सभी का स्वागत है द्रोणाचार्य दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हमने पहले क्लास में बात की थी पटवारी मारे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के सिलेबस का डिस्कशन किया था और बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी कंप्यूटर की। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे किस कार्य प्रणाली पर काम करता है। उससे पहले हमें जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो हम पहले बात करेंगे पायलट के लिए फर्स्ट क्लास में क्या हमने पढ़ा था और कैसा उसका उपयोग था। तो आइए बात करते हैं, जब फर्स्ट क्लास हुई थी हमने देखा था जो फर्स्ट क्लास हुई थी वो हुई थी हमारी कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में हुई थी? कंप्यूटर के बारे में। उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, किसने इसका आविष्कार किया, किससे इसकी शब्द उत्पत्ति हुई है और कैसे ये कार्य करता है। ये कार्य करता है जब ये यूजर होता है जो उसे कमांड देता है, उसे प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। ये इसकी कार्य प्रणाली हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। कैसे एक यूजर होगा जो कंप्यूटर को कमांड देगा और उसी कार्य प्रणाली के आधार पर उस चीज को प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देगा। और हमने देखा था कि कंप्यूटर कैसा होता है जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस सेट होता है। अब ये सारे जो पार्ट्स हैं कैसे काम करेंगे, क्या क्या इनका नाम रहेगा और किस तरीके से या किस प्रणाली पर ये काम करेंगे। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, तो कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली होती है आईपीओ पर काम करती है। किस पर काम करती है? आईपीओ। अब आपके शेयर मार्केट वाला आईपीओ नहीं है, ये आईपीओ है आपके इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सर ये क्या होती है तीनों चीजें? इनपुट का मतलब जो भी आपने निर्देश या कमांड दिए हैं, प्रोसेस का मतलब उसका विश्लेषण करेगा। क्या करेगा? विश्लेषण। और उस विश्लेषण में हमें क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगा। क्या मिलेगा? परिणाम। ये होती है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। यूजर आएगा, उससे क्या करेगा? इनपुट करेगा। इनपुट मतलब उसे वो निर्देश देगा। क्या देगा? निर्देश। फिर तो उसका प्रोसेस करेगा और जब प्रोसेस होगा और जो उसका परिणाम होगा वो कहलाएगा आपका आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? आउटपुट कहलाएगा। अब सर प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट ये हमारे क्या काम के काम के हैं? ये बेसिक यूनिट्स होती हैं कार्य करने की और कई बार इनके क्वेश्चन भी आए जाते हैं। कंप्यूटर किस कार्य प्रणाली के आधार पर कार्य करता है और कौन सी कार्य प्रणाली क्या कार्य करती है। कौन सी कार्य प्रणाली क्या काम करेगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसिंग की। किसकी बात करेंगे? प्रोसेसिंग की। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले कंप्यूटर यूनिट के माध्यम से इनपुट डाटा पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ऑपरेशन संपादित करता है, इससे प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑपरेशन का मतलब काम करता है। जो भी कंप्यूटर के कार्य करने के लिए जो यूनिट्स होगी, इनपुट यूनिट, सबसे पहले कौन सी यूनिट होगी? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के डाटा पर जो काम करेगा और जो काम करेगा वो कहलाएगा हमारा प्रोसेसिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? प्रोसेसिंग कहलाएगा। और जो प्रोसेसिंग का कार्य है वो सीपीयू द्वारा सिस्टम यूनिट में होता है। किस यूनिट में होता है? सीपीयू के द्वारा सिस्टम यूनिट में होता है। और प्रोसेसिंग के पश्चात आउटपुट यूनिट द्वारा उसे यूजर को दिखाया जाता है। इनपुट दिया यूजर ने, प्रोसेस कंप्यूटर ने किया और जो दिखाई दे रहा हो गया आउटपुट, और जिसमें दिखाई दे रहा है आउटपुट डिवाइस। क्या हो जाएगी? आउटपुट डिवाइस। और इसी कंप्यूटर सिस्टम को 3 यूनिट में बांटा गया। कितने यूनिट में बांटा गया मित्रों? 3 यूनिट के अंदर। फर्स्ट यूनिट है इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट, सिस्टम और आउटपुट 3 यूनिट्स है। इनपुट यूनिट्स वे यूनिट्स होती हैं जिनके माध्यम से सूचनाओं को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। या इस यूनिट को हम बोल सकते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोल सकते हैं मित्रों? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो हार्डवेयर के भाग है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये दोनों किसके भाग है? हार्डवेयर के भाग है। अब लिखा गया कि वे सभी डिवाइस शामिल हैं जो सूचनाओं को कंप्यूटर में एंटर करने में उपयोगी होती है। सूचना प्रोसेस भेजनी है, सूचना जिनके माध्यम से भेजेंगे वो होंगे इनपुट डिवाइस। कौन कौन डिवाइस होंगे? एक तो होगा आपके कीबोर्ड, एक हो जाएगा आपके माउस, एक होगा आपके जॉयस्टिक और एक होगा आपके लाइट पैड। ये सारे जो डिवाइस है वो इनपुट यूनिट के भाग है। किस यूनिट के भाग है मित्रों? इनपुट यूनिट के भाग है। फिर एक होती है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट टीन या प्लास्टिक का बना होता है जिसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट होते हैं जैसे पावर सप्लाई, मेन मेमोरी, मदरबोर्ड, सीपीयू और विभिन्न प्रकार के पोर्ट्स। इसका अर्थ है सिस्टम यूनिट वो होगी जिसमें सारे पार्ट्स लगे होंगे, चाहे आपके पावर सप्लाई हो, चाहे आपके मेन मेमोरी हो, चाहे आपके मदरबोर्ड हो, चाहे सीपीयू हो।
ये जो पूरा ढांचा होता है कंप्यूटर का, वो ढांचा आता है सिस्टम यूनिट के अंदर। किसके अंदर आता है? सिस्टम यूनिट के अंदर आता है। और ये जो मेन इसके सोर्स हैं, जैसे एक हो गया पावर सप्लाई, मेन मेमोरी और मदरबोर्ड, ये कंप्यूटर ढांचे के अंदर आते हैं। और ये ढांचा जो यूनिट आती है वो यूनिट होती है आपकी सिस्टम यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है? सिस्टम। इस सिस्टम यूनिट में जब कोई डाटा प्रोसेस होता है फिर हमें वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है हमें आउटपुट यूनिट में। यूनिट का मतलब बार बार से यूनिट कर रहे हैं, यूनिट का मतलब होती है इकाई। क्या होती है? इकाई। उसी इकाई, आउटपुट इकाई प्रोसेस किए गए और दिए गए कमांड को बताने का कार्य करती है यूनिट इकाई। कौन करती है? यूनिट इकाई। अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? एक आएगा आपका मॉनिटर, एक आ जाएगा आपके स्पीकर, ये जो होंगे वो होंगे आउटपुट यूनिट के अंदर। आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन डाटा प्रोसेस हो गया और जो दिखाई देगा वो देगा आपके आउटपुट यूनिट में। किसमें दिखाई देगा? आउटपुट यूनिट में। और ये कंप्यूटर की मेन 3 यूनिट्स हैं। अब इन 3 यूनिट के अंदर एक चीज आती है, वो होता है सीपीयू। कौन होता है? सीपीयू। अब सीपीयू कैसे वर्किंग करता है? पहली बात, जो सीपीयू होता क्या है? सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन प्रोसेस करने की इकाई। जैसे हमारे मानव के अंदर जो प्रोसेस करने की इकाई वो हमारा दिमाग होता है। क्या होता है? दिमाग, ब्रेन होता है। उसी के आधार पर कंप्यूटर जो सीपीयू होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, दिमाग कहा जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। कई बार एग्जाम आया हुआ है कि कंप्यूटर का दिमाग किससे कहा जाता है? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? तो हमें बताना है सीपीयू है मित्रों। क्या है? सीपीयू है। अब सीपीयू को भी 3 भागों में बांटा गया है। सीपीयू के भी कितने भाग है? 3। वैसे हम मानव है, हमारे मानव के भी दिमाग के 3 दिया, 2 पार्ट किए हुए हैं, 3 पार्ट किए हुए हैं। अब इसी के भी कितने पार्ट किए हुए हैं? 3। कौन कौन से? जो फर्स्ट है वो है एएलयू। क्या है? एएलयू। सेकंड है आपके सीयू और थर्ड है मेमोरी। एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट और थर्ड होता है मेमोरी। अरिथमेटिक जो लॉजिक यूनिट है एएलयू, वो जो भी डाटा होगा उसको प्रोसेस करेगा, उसका गणना करेगा और उसको सरल करके बताएगा। कंट्रोल यूनिट जो सब चीजें कंट्रोल करता है, जो डाटा आया उस डाटा को कैसे प्रोसेस करना है, उस डाटा को कहां पर पहुंचाना है, उस डाटा का क्या समाधान होगा, वो जो सारी चीजें होगी वो होगी कंट्रोल यूनिट के अंदर। किसके अंदर होगी? कंट्रोल यूनिट के अंदर। और कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का दिल या केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर से। अभी तो आपने कंप्यूटर का दिमाग बताया जो सीपीयू होता है, और अभी आप बता रहे हो हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल। कंप्यूटर का दिल कहा जाता है सीयू को। किसे कहा जाता है? सीयू को। कंट्रोल यूनिट को किसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को। और एएलयू की जो सीयू, जो एएलयू है वो सीयू की मॉनिटरिंग करता है। क्या करता है? मॉनिटरिंग, उसको बता देखता है कि कंट्रोल यूनिट कैसे वर्किंग करता है। ये 2 मेन पार्ट्स है, एएलयू और सीयू। जो किसके पार्ट्स हैं? सीपीयू के। किसके? सीपीयू। और एएलयू के अंदर जो गणनाएं होगी अंगगणितीय और तार्किक गणनाएं। हमने जब फर्स्ट क्लास ली तो हमने देखा था तार्किक गणना। क्या देखा था? तार्किक गणना। अब तार्किक गणना क्या होती है? जैसे क्या होता है? कैलकुलेटर और एक होता है कंप्यूटर। कैलकुलेटर के अंदर 3 + 3 9 हो गए, यहां पर भी 3 + 3 9 हो गए। अब ये हो गई सामान्य गणना। और ये तार्किक गणना कैसे? कि ये जो लाइन है, इस लाइन में तो बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या रिपीट हो रखी है, वो होती है तार्किक गणना। और ये तार्किक गणना का काम करता है वो करता है आपके एएलयू करता है। कौन करता है मित्रों? एएलयू करता है। पर एएलयू का पूरा नाम ही पूछ ले तो वो बताना है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बताना मित्रों? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और अगर पूछा जाए कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिल कहा जाता है सीयू को। किसे कहा जाता है? सीयू को। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। अब हम बात करेंगे इसके सबसे अहम भाग की, हम बात करेंगे मेमोरी की। डाटा दे दिया, डाटा प्रोसेस हो गया, डाटा आपको मिल गया, यहाँ पर बात खत्म। लेकिन अगर उस डाटे की अगर भविष्य में आपको जरूरत पड़ गई कि जो हमें डाटा मिला है उसे हमें भविष्य में स्टोर करना है, और वो जहां पर स्टोर होगा वो हमारी कहलाएगी मेमोरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मेमोरी कहलाएगी। फिर हम मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना, निर्देश, प्रोग्राम क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। सरल भाषाएं, जहां डाटा का स्टोरेज होता है वो मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? मेमोरी। छोटी सी भाषा, ऐसा स्थान जहां डाटा का क्या होता हो? भंडारण या स्टोरेज होता हो, वो कहलाती है मेमोरी। और कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक स्थान। और किसका भाग है? सीपीयू का भाग है। किसका भाग है? सीपीयू का। मेमोरी में डाटा स्टोर करने हेतु तो अनेक स्थान होते हैं जिन्हें मेमोरी लोकेशन कहते हैं।
अब ये मेमोरी लोकेशन क्या होती है सर? मेमोरी लोकेशन वो होती है जैसे आप फोल्डर बना दिया आप लोगों ने, क्या बना दिए? फोल्डर, अलग अलग पार्ट्स बना दिए मेमोरी के, ए बी सी डी, ये 4 पार्ट्स बना दिए, उनको जो अलग अलग लोकेशंस होती हैं और जहां पर हम डाटा स्टोर करते हैं वो होती है मेमोरी लोकेशन। जैसे हमने पहले क्लास ली पटवारी की, तो हमने एक फोल्डर बना दिया पटवारी का। सेकंड क्लास लेंगे सीएचओ की, हमने फोल्डर बना दिया सीएचओ का। अब वो जो फोल्डर्स होते हैं उनकी जो अलग अलग लोकेशन होती है डाटा की, वो कहलाती है मेमोरी लोकेशन। क्या कहलाती है? मेमोरी लोकेशन। और मेमोरी जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, पहले तो सीपीयू फिर एएलयू। अब मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक मेमोरी और एक होती है द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इसका एक अलग से क्लास होगी मेमोरी के लिए कि मेमोरी कैसे होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डीवीडी क्या होती है, सीडी क्या होती है, उसके हम अलग से क्लास लेंगे। फिर थोड़े समय के लिए डाटा स्टोर करने के लिए रजिस्टर मेमोरी प्रयुक्त होती है जिसे वर्किंग मेमोरी कहते हैं। कुछ समय के लिए जो हमें कुछ डाटा स्टोर करना है वो होती है रजिस्टर या वर्किंग मेमोरी। कौन सी होती है मित्रों? रजिस्टर या वर्किंग मेमोरी। ये देखो हमारी इनपुट यूनिट होगी जिसमें कीबोर्ड माउस आ गए, फिर हमारी अब होगी सिस्टम यूनिट। अब आउटपुट यूनिट कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम को रिजल्ट मानवीय भाषा में प्रस्तुत करते हैं वो होती है आउटपुट यूनिट। कौन सी यूनिट होती है? आउटपुट। मानवीय भाषा और ये कंप्यूटर जो काम करता है वो मशीनी भाषा में काम करता है। किस भाषा में काम करता है? मशीनी भाषा में। जो भी हम कमांड देंगे वो अपनी पहली भाषा में ट्रांसलेट करेगा, फिर उन भाषा का जो समाधान करके हमें सरल भाषा के अंदर वापस जो आंसर देगा वो होगी हमारी मानवीय भाषा। कौन सी होगी? मानवीय भाषा। और ये जो पूरा काम करेगा हमें दिखाने का वो करेगी हमारी आउटपुट यूनिट करेगी। कौन सी यूनिट करेगी? आउटपुट यूनिट। ये जो बेसिक वर्किंग है कंप्यूटर की, अभी हमने जो 3 या 4 टॉपिक पढ़े वो बेसिक वर्किंग है कंप्यूटर की। इसके वर्किंग है कंप्यूटर के कि एक जो कंप्यूटर होता है उसका ढांचा कैसे बनता है, क्या मेमोरी होती है, सीपीयू कैसे वर्किंग करता है। अब जैसे हमने देखा कि मेमोरी हो गई, कंट्रोल यूनिट हो गया, अब हम बात करेंगे मदरबोर्ड की, स्पीकर की। सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनकी बात करेंगे। और ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम होने के बाद बताऊंगा इसी क्लास के जो स्लाइड्स है वो नोट करके बताऊंगा कि यहाँ से सवाल आया है और आप देखोगे सभी के सर ऐसे सवाल है। हाँ, यहाँ से सवाल आएगा, मेमोरी में से सवाल आएगा, एलयू में से सवाल आएगा, कंप्यूटर के दिल में से सवाल आएगा। सुन लेना, सवाल जरूर आएगा यहाँ से। चाहे दिल में से आए या दिमाग में से आए, लेकिन करना सही है, दिल से भी करना और दिमाग से भी काम करना। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं, एक हो गया आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड, एक हो गई बस और पोर्ट्स। अब बस कहाँ आ गई सर यार? आएगी बस, अभी देखना चलाएंगे उस बस को भी कैसे वर्किंग होती है। हम बात करेंगे मदरबोर्ड की। मदर मतलब माता जी, वो वाला पोर्ट, माता जी का पोर्ट नहीं। मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर के जो सभी भागों से जुड़ा होता है। चाहे आपके सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है उसमें चाहे आपके माउस कनेक्ट किया गया हो, चाहे कीबोर्ड कनेक्ट किया गया हो, चाहे आपके मॉनिटर कनेक्ट किया गया हो, उसके जो सारे पोर्ट्स, ये सारी जो केबल्स होती हैं वो किससे कनेक्ट होती है? मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है मित्रों। कहां से कनेक्ट होती है? मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। और मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी काम की नहीं है तो फिर शरीर काम का नहीं है। इसलिए मदरबोर्ड काम का नहीं है, सही नहीं है, तो फिर आपके कंप्यूटर किसी काम का नहीं। देखो मित्रों 3 सवाल हमारे हैं शरीर से रिलेटेड। किसका शरीर? कंप्यूटर का शरीर। कई बार आरबीसी मतलब ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए भी सवाल पूछ लेती है। एंटरटेनमेंट की तो ब्रेन क्या है सर? दिल। और एक आ गई हमारी रीढ़ की हड्डी। क्या आ गई? रीढ़ की हड्डी। तो हम उससे भी काम करेंगे। हम पहले करेंगे दिमाग से काम। दिमाग होगा हमारा सीपीयू। क्या होगा? सीपीयू। दिल हमारा होगा सीयू। क्या होगा? सीयू। और रीढ़ की हड्डी होगी हमारा मदरबोर्ड। क्या होगा? मदरबोर्ड। 3 चीजें याद रखनी है हमारे शरीर से रिलेटेड। कौन सा शरीर? कंप्यूटर का शरीर। कंप्यूटर का दिल क्या है, दिमाग क्या है, रीढ़ की हड्डी क्या है। और रीढ़ की हड्डी है आपके बैकबोन है मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड। और उसके बाद हम बात करेंगे बस की। मैंने कहा बस में चलाएंगे, पहले हमने मदरबोर्ड चलाया, ज्यादा कुछ नहीं। मदरबोर्ड का मतलब कि जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिस पर कनेक्ट होते हैं वो मदरबोर्ड कहलाता है। और मदरबोर्ड को बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। फिर बस क्या होता है? बस एक मदरबोर्ड में बने हुए सुचालित तारों का समूह होता है जो कंप्यूटर डाटा एवं संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। बस का काम क्या होता है मित्रों? ये बस है, ये हो गया जोधपुर हमारा, ये आ गया जयपुर। अब यहां से यहां जो चीजें यहां से ले जाएगी लाएगी वो बस का काम करती है। वैसे जो मदरबोर्ड पे जो बाइट्स होते हैं कनेक्ट किए, उनका जो काम करना और डाटा करने का जो काम होता है, और जो
जो समूह होता है तारों का वो कहलाता है बस। क्या कहलाता है? बस। और कंप्यूटर बस द्वारा सीपीयू, प्रीफेलर डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर, मध्य देशों में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर बस के प्रकार निम्नानुसार। हम कंप्यूटर बस के प्रकार में पढ़ेंगे, लेकिन हम बात करेंगे बस क्या होता है। याद रखना है बस क्या होता है कि जो मदरबोर्ड के ऊपर जो तारों का गुच्छा होता है या तारों का जो समूह होता है वो कहलाती है कंप्यूटर बस। क्या कहलाती है? कंप्यूटर बस। अब बस कौन कौन सी है? एक तो इंटरनल बस, हमने कहा था कंप्यूटर के बस के प्रकार होते हैं। हमने तो एक बस देखी राजस्थान रोडवेज, वही घूमेगी वही काम करेगी, ठीक। अब ये किस बस है? इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहरी और अंदरी। इंटरनल बस मतलब सिस्टम इंटरनल बस द्वारा मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड सिस्टम बस के भाग है। सरल भाषा में जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर जो डाटा होता है वो आंतरिक रूप से इधर होता है, जैसे आपके मदरबोर्ड के सीयू से हो गया, चाहे आपके मेमोरी से हो गए, वो जो आंतरिक रूप से डाटा ट्रांसफर होगा वो होगा आपके इंटरनल बस से। किस होगा? इंटरनल बस से। और एक्सटर्नल बस क्या होती है? कंप्यूटर के विभिन्न पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रीडर आदि मदरबोर्ड के साथ जुड़ने के साथ एक्सटर्नल बस का उपयोग होता है। मतलब बाहरी डिवाइस, बाहरी डिवाइस क्या होंगे? बाहरी डिवाइस, बाहरी उपकरण जिससे डाटा ट्रांसफर, बाहरी उपकरण जिससे डाटा ट्रांसफर, क्या हो? डाटा ट्रांसफर वो सारे आएंगे एक्सटर्नल बस के अंदर। किसके अंदर आएंगे? एक्सटर्नल बस के अंदर। और एक्सटर्नल बस सिस्टम डाटा स्थानांतरण करने पर दर तीव्र लगता है, और ये जो डाटा ट्रांसफर होता है उसको सबसे तेज होता है एक्सटर्नल बस है। जैसे हमने डाटा ट्रांसफर करने के लिए उसके अंदर पेन ड्राइव डाल दिया, जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी का भाग है, उसमें जो भी अदर पार्ट एड करेंगे मदरबोर्ड से बाहरी रूप से वो एक्सटर्नल बस के में आएंगे। और इंटरनल बस के अंदर जो हमारे एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ये सिस्टम जो होते हैं वो सब इंटरनल, जो अंदर है वो इंटरनल, जो अंदर से डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो इंटरनल बस, और जो बाहर से डाटा ट्रांसफर करते हैं या डाटा देते हैं वो एक्सटर्नल बस। कौन सा? एक्सटर्नल बस। फिर हम उसके बाद में बात करेंगे पुटिंग की। व्हाट इज पुटिंग? याद रखना, ये छोड़ो एक बात, इधर ध्यान दो आप पहले। मैंने लिखा बूटिंग। कंप्यूटर को जो ऑन ऑफ करने की जो प्रक्रिया होती है वो बूटिंग कहलाती है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड, एक होती है वार्म। ठंडी और गर्म, ठंडी और गर्म होती है नहीं। कोल्ड बूटिंग मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बंद करके जब कोल्ड बूटिंग करा, जब कंप्यूटर बंद होता है उसको जब हम ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करना चाहिए। बंद पड़ा है कंप्यूटर, उसको जब पहली बार आप ऑन करते हो वो कहलाती है कोल्ड बूटिंग। क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग होती है रीस्टार्ट। क्या होता है? रीस्टार्ट करना। क्या होता है? रीस्टार्ट करना। जैसे हमने पटवारी की वैकेंसी आती, पटवारी की तैयारी रीस्टार्ट करती, मतलब छोड़ी नहीं थी, बंद की हुई थोड़े समय के लिए, जैसे वैकेंसी आई बस पढ़ना शुरू करी, वो होती है वार्म बूटिंग। क्या होती है? वार्म बूटिंग। अब बूटिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जांची जाती है कि कंप्यूटर सही ढंग से ऑपरेट कर रहा है एवं उपकरण उचित ढंग से जुड़े हुए हैं। अब मित्रों एक बात ध्यान से सुनना, बूटिंग का मेन प्रोसेस ये होता है, जब ये ऑन होता है तो हमें पता चलता है सीपीयू सही से वर्किंग कर रहा है, कीबोर्ड सही से वर्किंग कर रहा है, माउस सही से वर्किंग कर रहा है, या आपके मॉनिटर सही से वर्किंग कर रहा है। अगर इनमें से एक पार्ट भी खराब है तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ऑन अगर आगे कमांड नहीं मानेगा तो फिर बूटिंग प्रक्रिया में कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने में शामिल है। कंप्यूटर ऑन कर दिया, उस कंप्यूटर को ऑन करने के बाद आपने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने के लिए कुछ एप्स ओपन कर दिए, वो सारे इसके अंदर शामिल है। और जो कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया वो कहलाएगी बूटिंग, और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाएगी वार्म बूटिंग। अच्छे से याद रखना पड़ेगा उसको। और कंप्यूटर की जो बूटिंग होती है वार्म बूटिंग, उसको रीस्टार्ट करना, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। टास्क मैनेजर ऑन होगा, वहां से आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीस्टार्ट। और Alt प्लस F4, जब आप डेस्कटॉप पर जाके इसको प्रेस करोगे Alt प्लस F4, उसके अंदर 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे डाउन का, रीस्टार्ट का, अपडेट का, वहां से भी आप इसको रीस्टार्ट और अपडेट कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी सरल परिभाषा है बूटिंग की, जो याद रखनी है, कई बार पूछी गई है। एक दो बार मैंने एक दो क्वेश्चन देखे जिसके अंदर कोल्ड बूटिंग के बारे में पूछा गया है। तो कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर जब बंद होता है उसको जब स्टार्ट करते हैं वो होती है कोल्ड बूटिंग।
तो और जब उसी चलते हुए पीसी में अगर हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट मतलब जो बंद हो गया होता है अपने आप जो चालू होगा वो हो गई हमारी वॉर्म बूटिंग हुई। कौन सी? वॉर्म बूटिंग। और ये समझ में आ गई आपको बूटिंग। उसके बाद में अब ये हो गया आपका बेसिक वर्किंग हो गया। क्या हो गया? वर्किंग। अब हम बात करेंगे जो ये कंप्यूटर है वो कितनी पीढ़ियों के अंदर विकसित हुआ है या कितनी पीढ़ियों के अंदर बना है। अब इनकी भी अलग अलग जनरेशन दी गई है। क्या दी गई? जनरेशन दी गई। फर्स्ट जनरेशन में कैसे कंप्यूटर थे, सेकंड जनरेशन में कैसे कंप्यूटर थे, थर्ड जनरेशन में कैसे थे, और अभी चल रही है फिफ्थ जनरेशन। इनके अंदर क्या क्या चीजें बनी, कैसे इनका उपयोग हुआ और कौन कौन से कंप्यूटर बने। जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, उसके अंदर हमने कुछ कंप्यूटर के नाम लिखे थे जो अजीबो गरीब थे, हमें पता चला था। अबेकस, मार्क फर्स्ट, एडबर्ग, एडसर, यूनेट, क्या क्या नाम थे। अब वो जो सारे कंप्यूटर कब बने, क्या उनका काल था और क्या क्या उसके स्टोरेज के लिए यूज हुई थी, वो हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। मित्रों किसमें पढ़ेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में से हर बार के 2 क्वेश्चन पक्के समझ लो। हर बार के 2 क्वेश्चन पक्के समझ, बार बार पूछा जाता है कंप्यूटर की जनरेशन में क्वेश्चन। वैक्यूम ट्यूब क्या है, मशीनी भाषा क्या है और कौन कौन से कंप्यूटर बने हैं उसके नाम बताओ, ये चीजें पूछी जाती है। और उसी को सरल भाषा में लेके आया द्रोणाचार्य दीक्षा आपके लिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन हुई थी 1942 1955 के अंदर, और इस पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब बनाए गए। तो स्विच डिवाइस जैसे हमारा मदरबोर्ड है वैसे वो स्विचिंग के लिए क्या बनाया गया था? वैक्यूम ट्यूब। और स्टोरेज है तो मैग्नेटिक ड्रम बनाया गया था। क्या उपयोग होता? मैग्नेटिक ड्रम उपयोग होता। और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 के अंदर सन जॉर्ज एब्रोस और ली डे फॉरेस्ट ने किया। किसने किया? सन जॉर्ज एब्रोस और ली डे फॉरेस्ट ने 1904 के अंदर वैक्यूम ट्यूब को दी। इस पीढ़ी में इनपुट हेतु पंच कार्ड उपयोग किया गया था और इस पीढ़ी में कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड धीमी तथा आकार बहुत बड़ा था। आज हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे पहले, एक एक कमरे के समान, उनकी ये साइज थी। और जो इनपुट होता है, जो अभी हमने देखा इनपुट, जो इनपुट यूनिट होती है, उस यूनिट के प्रोसेस के लिए क्या बनाया गया था? पंच कार्ड बनाया गया था। क्या बनाया गया? पंच। एक ढांचा है जो इनपुट देता है उस ढांचे का नाम क्या रखा गया था? पंच कार्ड रखा गया। क्या नाम रखा गया था? पंच कार्ड। और इसके अंदर असेंबली और मशीनी भाषा उपयोग हुई थी। कौन कौन सी? इसमें मशीनी और असेंबली भाषा उपयोग हुई थी। कौन कौन सी? मशीनी और असेंबली। और पंच कार्ड कंप्यूटर में सूचना इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम है जिसका आविष्कार हर्मन होलरेथ द्वारा किया गया। ये भी याद रखना है। एक तो ये चीज इंपोर्टेंट है आपके, और एक ये भी पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हर्मन होलरेथ। किसने किया था? हर्मन होलरेथ में। और ये सबसे ज्यादा किस पीढ़ी के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर बने वो भी आपको याद होने चाहिए। जैसे कि एडबर्ग, एडसर, यूनेट, मार्क फर्स्ट, आईबीएम 1650, आईबीएम 701, ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। किस जनरेशन के कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। और इनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है फर्स्ट जनरेशन की, इसमें से एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो आरपीएस ने अभी तक पूछी नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट अभी तक पूछी नहीं है। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके लिए सफिशिएंट है। इतना पढ़ लोगे फर्स्ट जनरेशन में बहुत है, फिर अभी सेकंड जनरेशन भी बाकी है ना, ये आगे सेकंड जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी, उसका टाइम पीरियड याद रखना है। टाइम पीरियड के बाद स्विचिंग बोर्ड, ट्रांजिस्टर, एमिस्टर, चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया जाता है। और इस पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया था। फिर ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था, जॉन वॉल्डी, विलियम शॉकली तथा वॉल्टर ब्रेटन ने इसका आविष्कार किया गया था। और इसी का आविष्कार करने में जब इनको सफलता मिली तो तीनों को 1956 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज। वो भी आया था सेकंड जनरेशन में तरीके का। सेकंड जनरेशन जो ट्रांजिस्टर बना आपके, उस ट्रांजिस्टर के लिए इन तीनों को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज। कब दिया गया था? 1956 के अंदर। कब दिया गया था मित्रों? 1956 के अंदर। और इसमें बेसिक और कोबोल भाषा का उपयोग हुआ है। इसमें बेसिक और कोबोल भाषा का उपयोग हुआ है। और उदाहरण देखिए आप, आईबीएम 700, आईबीएम 1401, आईबीएम 1600 और सीडीसी। सर ये आईबीएम क्या है? आईबीएम ने फर्स्ट बार लिखा था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाने में सहयोग की थी। और इसने सहयोग किया था मार्क फर्स्ट बनाने में। जो मार्क फर्स्ट हमारा हॉवर्ड आइगल साहब ने बनाया था, उसमें जो इसका सहयोग हुआ तो किसका सहयोग हुआ? आईबीएम का सहयोग हुआ था। किसने किया था? आईबीएम कंपनी ने मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बनाने में हॉवर्ड आइगल साहब का सहयोग किया था। और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म है। ये हो गया सेकंड जनरेशन, बहुत ही सरल भाषा के अंदर। फिर हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की।
जनरेशन के अंदर तृतीय पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट क्या बनाया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और स्टोरेज हेतु मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया था। इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फोर्टन का उपयोग होता है। लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखना, चाहे फर्स्ट जनरेशन की हो, चाहे सेकंड जनरेशन की हो, चाहे थर्ड की हो। जिस जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हुई है या जिस जनरेशन में जो कंप्यूटर बना है वो आपको याद रखना पड़ेगा। वैक्यूम ट्यूब किस में बनी है, आईसी किस में बनी है, और आपके इससे पहले हमारा जो आया था मदरबोर्ड वगैरह जो भी वो किस में बने वो भी हमें पता करना पड़ेगा। इसमें उपयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग था। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मल्टी प्रोग्राम करता था, बहुत सारे इसके कार्य थे, रिमोट रिमोटिंग, टाइम शेयरिंग, जो भी हम काम करते हैं वो इसके अंदर बहुत हेवी था और उच्च प्रोसेसर गति वाला और छोटे आकार में था। हमने सिर्फ फर्स्ट जनरेशन पढ़ा धीमी गति का और बड़े आकार का, अब थर्ड जनरेशन पढ़ रहे हैं तो छोटा आकार और तेज गति का। कौन से तेज गति का? उदाहरण के लिए IBM 360, IBM 370, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP, पर्सनल डाटा प्रोसेसर और यूनिक 1108, ये सारे जो कंप्यूटर हैं वो किसके कंप्यूटर हैं? थर्ड जनरेशन के। किसके कंप्यूटर हैं? थर्ड जनरेशन। उनके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जेएस किल्वी एवं रॉबर्ट नॉयस द्वारा किया गया था। अब इंटीग्रेटेड सर्किट जो इनके द्वारा साहब के द्वारा बनेगी, जेएस किल्वी और रॉबर्ट नॉयस, ये बनी हुई किससे होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनती है? सिलिकॉन। और जो सिलिकॉन होता है एक धातु है। सिलिकॉन क्या है? धातु। अब इससे मुझे ज्यादा सिलिकॉन जो सबसे उपयोग का सबसे ज्यादा उत्पादित का होता है भारत के अंदर, होता है बेंगलुरु के अंदर। क्या होता है? बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा सिलिकॉन निकलता है वो कौन होती है? बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है मित्रों? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वैली बेंगलुरु को। और ये तृतीय पीढ़ी के उदाहरण है। क्या क्या भाषा उपयोग हुई, कौन से इसमें स्विचिंग बोर्ड यूज हुआ है और किसने स्विचिंग बोर्ड का आविष्कार किया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन जो क्रांतिकारी हुई, क्रांतिकारी रूप या क्रांतिकारी जनरेशन हुई है कंप्यूटर जनरेशन के लिए। जो ये पीढ़ी आई है वो कंप्यूटर क्रांति को बहुत बड़ा बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? इस जनरेशन में मल्टी लैंग्वेजेस हुई, बहुत ऐसे प्रोसेसर आए और उन प्रोसेसर के माध्यम से बहुत ही बड़ी और बड़े कार्य को आसानी रूप से कर सकते थे। जैसे कि बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी के अंदर स्विचिंग बोर्ड के डिवाइस के रूप में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड स्टोरेज हेतु सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज। अब ये पूछा जाएगा VLSI किस जनरेशन के अंदर बनाया गया, किस जनरेशन के अंदर यूज हुआ, तो हमें बताना है फोर्थ जनरेशन के अंदर। किस जनरेशन के यूज हुआ? फोर्थ जनरेशन के अंदर। और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी को कंप्यूटर में क्रांतिकारी पीढ़ी कहा जाता है। मैंने बताया अभी कि जो पीढ़ी है कंप्यूटर की जनरेशन के अंदर ये सबसे क्रांतिकारी पीढ़ी है। कैसी पीढ़ी है? क्रांतिकारी पीढ़ी है। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर तथा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ है। किसका यूज हुआ? माइक्रो प्रोसेसर और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। अभी हमने जो भी बात की नॉर्मल थर्ड जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन की, सेकंड जनरेशन की, उसी बारे में बात करेंगे। अभी थक जाते हैं क्या करें, पढ़ना पड़ता है, सीरियल ब्रेक तो जरूरी है। अब इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर का आकार है वो छोटे एवं गति तेज थे। फर्स्ट पीढ़ी के अंदर फर्स्ट जनरेशन में कितने बड़े बड़े कंप्यूटर थे, सेकंड जनरेशन में उससे छोटे, थर्ड में उससे छोटे और फोर्थ में उससे भी छोटे हुए। और इनकी जो कार्य करने की गति बढ़ती रही है। आकार छोटा रहा है, आकार तो दिन ब दिन छोटा रहा है, लेकिन जो कार्य करने की जो गति है वो बढ़ती रही है। किसके अंदर? जनरेशन के अंदर। जैसे जैसे जनरेशन परिवर्तन होती गई वैसे वैसे उनके कार्य करने की स्पीड बढ़ती रही। और उदाहरण करें ये जो PDP, ये सारे इसके उदाहरण है इस फोर्थ जनरेशन के अंदर बने कंप्यूटर के उदाहरण। और माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य पूर्जा कहा जाता है। जो मेन पार्ट था वो कौन था? माइक्रो प्रोसेसर। कौन था? माइक्रो प्रोसेसर। उसको भी हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ये एक माइक्रोचिप भी है जिसका आविष्कार टेडहॉफ के द्वारा किया गया था। याद रखना, माइक्रोचिप का आविष्कार, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप, प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क या अब बोलोगे सर अभी आपने सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बताया, माइक्रो प्रोसेसर को बता रहे हो। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर सीपीयू का ही भाग है, ये सीपीयू के अंदर ही रहता है, इसलिए इसको सीपीयू का दिमाग, सॉरी कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है या हार्ट ऑफ कंप्यूटर का। ये सारी चीजें कैसे फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये चीज थी माइक्रो प्रोसेसर जो सारी चीजें हैंडल करता था, सीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट के अंदर ये सारी चीजें हैंडल करता था। अब उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की। कई बार माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के विकास की पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में उपयोग लिया गया। माइक्रो प्रोसेसर को लॉजिक चिप कहते हैं
माइक्रो प्रोसेसर यूज कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर उसका एक पार्ट आएगा माइक्रो कंप्यूटर। वो क्या होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो मतलब तो छोटा सा, क्या होता है बिल्कुल छोटा सा। और दुनिया का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। और किसने बनाया था और कितने बिट का? 4 बिट का था और इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और पेंटियम एक उच्च गति का माइक्रो प्रोसेसर था वो जो इंटेल द्वारा बनाया गया। और इंटेल कंपनी का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में। ये हमने बात की विश्व स्तर पर। जब हम बात करेंगे भारत में जो पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था वो था शक्ति। क्या था? शक्ति माइक्रो प्रोसेसर। याद रखना उस चीज को। एक बार किसने रखा है कि भारत का माइक्रो प्रोसेसर पहला कौन सा था, क्या नाम था उसका? उस प्रोसेसर का नाम था शक्ति और आईआईटी मद्रास के अंदर बनाया गया था। कहां बनाया गया था? आईआईटी मद्रास के अंदर। याद रखना भारत का माइक्रो प्रोसेसर, क्या भारत का माइक्रो प्रोसेसर नाम क्या था? शक्ति और आईआईटी मद्रास पर बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? आईआईटी मद्रास के द्वारा। यही बहुत है आपके लिए माइक्रो प्रोसेसर के लिए, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। उसके आगे हम बात करेंगे लास्ट जनरेशन की, हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन जो अभी वर्तमान में चल रही है कंप्यूटर पीडी में स्विचिंग बोर्ड की यूएलएसआई, उसमें फोर्थ जनरेशन था वीएलएसआई, इसमें यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और स्टोरेज हेतु ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया गया था। और इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करते थे। किस पर काम करते थे? सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? एआई के बारे में बात करेंगे। और इस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास तेज गति उच्च वितरण में था। एआई का काम ये होता है जो सूचना होती है उनको तेज गति के साथ फैलाना, सूचना का बंटवारा करना, अधिक उसको अधिक फैलाना। कौन काम करती है? एआई। अब भारत का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर था वो हमारे कहाँ बनाया गया था? जोधपुर के अंदर। क्या बनाया गया था? जोधपुर के अंदर एआई आधारित पहला कंप्यूटर बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? आईआईटी जोधपुर के अंदर। कहाँ? जोधपुर। जोधपुर का हमें बताइए, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। कृत्रिम बुद्धि एआई के जनक जॉन मैकॉथ। कौन है? जॉन मैकॉथ। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एआई के जनक कौन है पूछा जा सकता है। एआई के जनक एआई किसने बनाए? जॉन मैकॉथ ने बनाई। और एआई की अवधारणा विकास दिया था एलन ट्यूरिंग ने। किसने दिया था? एआई की जो अवधारणा होती है उसको जो विकास किस प्रकार हुआ, उस जो विकास की जो अवधारणा दी गई थी वो एलन ट्यूरिंग के द्वारा दी गई थी। दोनों वो इंपॉर्टेंट। जॉन मैकॉथ जो एआई के जनक है और हमारे कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। वैसे एआई के जनक है जॉन मैकॉथ। फिफ्थ जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन अभी की। अब हम बात देखो, हमने जब फर्स्ट जनरेशन की बात की थी उसके अंदर जो कंप्यूटर थे कितने बड़े बड़े कंप्यूटर थे। अब उनकी जो कार्य करने की गति भी बहुत कम थी और उनके अंदर जो डाटा स्टोरेज वो भी कम होता था। आज हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की, जब हम बात करते हैं लैपटॉप की, जब हम बात करते हैं डेस्कटॉप की। अब ऐसे ऐसे कंप्यूटर बन गए हैं कि अब उनको हाथ में लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं। हाथ में रख सकते हैं लैपटॉप, उसको कहीं पर भी जा सकते हैं। लैपटॉप हो गया, हमने उसको गति में लगा, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी वर्किंग करो, कोई टेंशन नहीं, चार्ज किया उसका काम हो गया। और एक समय की बात है जब कंप्यूटर एक पूरे कमरे में आते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, और आकार बड़ा, गति भी कम। और आजकल जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर उसके अंदर आ गई एआई। क्या आ गई? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। मतलब अगर आपको कुछ पढ़ाना है, कुछ समझाना है, कोई चीज लिखनी है, बस आप उस टॉपिक का हिंट दे दो, बाकी जो सारी डिटेल्स होगी आपको कौन देगी? एआई देगी। कौन देगी? एआई। उस एआई की जो जनक है वो जॉन मैकॉथ है। और हमेशा याद रखना जो फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो पहला भारत के अंदर एआई आधारित जो कंप्यूटर आया वो कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। और कोई किसने बनाया? आईआईटी जोधपुर में बनाया है। कहाँ बनाया गया? आईआईटी जोधपुर के अंदर। और आज की जो क्लास हुई है पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको ध्यान से देखिएगा। और इस क्लास के जो पीडीएफ के अंदर जो स्लाइड में जो चीज लिखी है एग्जाम होने के बाद मैं बताऊंगा कि इस स्लाइड से क्वेश्चन आए हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही उपयोगी क्लास है आपकी पटवारी के लिए। और द्रोणाचार्य दीक्षा आपके लिए ऐसे अच्छे कंटेंट देता रहेगा सरल भाषा के अंदर।